वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को देश के संविधान, जनजाति समाज, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान बताया है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति और देश का अपमान बताते हुए कहा कि ये कृत्य घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो अधीर रंजन चौधरी द्वारा जो बयान दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, अनुसूचित समाज है, उन सबको केवल अपना वोट बैंक समझा और हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे एनडीए ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आज वो राष्ट्रपति हैं, इससे देश का गौरव बढ़ा है। कांग्रेस को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए अधीर रंजन उनके शब्दों में ये बात परिलक्षित हो रही है। और बड़ी खबर देहरादून से है। एसटीएफ को मिली कामयाबी। यूकेएसएससी पेपर लीक में 2 और गिरफ्तारी। उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी से 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। दीपक चौहान, भावेश जगूड़ी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक में सभी से पूछताछ कर रही है एसटीएफ। अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी है, अपडेट ये है पूरे मामले से जुड़ा हुआ कि 2 और गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां इस पूरे पेपर लीक मामले में हो चुकी है। एसटीएफ सभी से पूछताछ कर रही है और ये भी संभावना है पूरी कि अभी और गिरफ्तारियां पूरे मामले में हो सकती है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी से 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर गिरफ्तारी का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। दीपक चौहान और भावेश जगूड़ी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 9 गिरफ्तारी, जिन सभी से पूछताछ एसटीएफ कर रही है। तो पूरा मामला पेपर लीक का है। अभी और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा हो रहे हैं वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग भंग करने का सुझाव दिया है और कहा है कि सरकार को चयन आयोग भंग करने पर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए घोटाले के बाद अपनी सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोटाले पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि नई जनरेशन के साथ अगर ऐसा अत्याचार होता है तो ये चिंता का विषय है। अब वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। सरकार किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। ये जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और आप जानते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार किसी भी सूरत पे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब ने इसमें बहुत कड़ा एक्शन भी लिया है और बिल्कुल ये तय मानिए कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी अनियमितता ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां तक इसको भंग करने की बात है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सारे विषय को देख रहे हैं, आने वाले समय पे आपको इसके बारे में सकारात्मक जानकारी मिलेगी। और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल देहरादून में सहकारिता विभाग की 108 पैक्स का कंप्यूटरीकरण, लाइव एवं साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ संयुक्त उद्यम की टोटल मिक्स राशन इकाई का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मंत्री डॉक्टर रावत सहकारिता मुख्यालय में समीक्षा बैठक कर रहे थे और डॉक्टर रावत ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां
कंप्यूटराइजेशन हो रही हैं। इसमें 108 समितियों में 31 जुलाई को लाइव कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियां हैं, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद उसमें पारदर्शिता आएगी, किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बात अब कोरोना की, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है। अब ऐसे में अस्पतालों और विभाग की तरफ से चौकसी को और बढ़ा दिया गया है, सतर्कता को और बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट का कहना है कि एक हफ्ते से राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है और साथ ही साथ कहा कि हालांकि कोई मरीज ज़्यादा गंभीर नहीं है और पहले जैसे हालात अभी मरीजों में देखने को नहीं मिले हैं। डीजी हेल्थ ने यह भी कहा है कि कोरोना फैलने की संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि जिन लोगों को कोरोना का टीका लगा है उनमें उनको ज़्यादा खतरा नहीं है। लोगों को जागरूक करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें आईसी मटेरियल हर जगह डिस्प्ले हो रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी आईसी मटेरियल जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के केसेस में ज़रूर आजकल केस बढ़ रहे हैं एक हफ्ते से, पर ये भी बताना चाहूँगी कि ये माइल्ड और मॉडरेट श्रेणी में आ रहे हैं। सीवियर इलनेस कम में रिपोर्ट हो रही है और जिनमें सीवियर इलनेस हो भी रही है वो कोमॉर्बिडिटी के भी पेशेंट्स हैं। तो घबराने वाली बात तो इसलिए नहीं है कि वायरस का फॉर्म जो विरुलेंसी है वो लो ग्रेड की है। और वहीं उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे आधुनिक तकनीक से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और वहीं इस संबंध में आईफोम ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल और उत्तराखंड सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया है, जिसका लाभ प्रदेश के तमाम किसानों को मिलेगा। तो जर्मनी की कंपनी के साथ एक MOU साइन किया गया है, जिसका सीधा सीधा लाभ अब किसानों को मिलेगा। यानी कि किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक MOU विदेशी कंपनी के साथ साइन किया गया है, जिससे किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। तकनीक से प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे। कोशिश यही है कि किसानों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, जिससे उनको मुनाफा भी हो और फायदा भी हो और खेती भी बेहतर हो। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने आम जनता के प्रति देशभक्ति और आस्था का भाव पैदा करने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत 13 से 15 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। और वहीं जनपद देहरादून के सभी गांव के हर घर पर 3.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने के जिलाधिकारी ने CDO को निर्देश दिए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को जनपद के सभी वार्डों, ग्रामों और नगर पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, इसमें आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें हम 13 से 15 अगस्त के बीच में जो है सभी घरों पर झंडा लगाया जाना है और इसके लिए जनपद स्तर पर काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। कई मीटिंग्स भी आयोजित कर ली गई हैं। हमने इसमें हमारे जनपद में नगर निगम क्षेत्र को 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और वहाँ पे नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं। इसके अलावा सभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में, ब्लॉक्स में भी जनपद स्तरीय अधिकारियों की, SDMs की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। और इसमें हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पण, देशभक्ति के भाव को जागृत करते हुए ये संकल्प लें कि अपने घरों पर दिनांक 13 से 15 अगस्त तक झंडा ज़रूर लगवाएंगे। और वहीं पौड़ी जिले की सतपुली तहसील के गोडली गांव में बिना अनुमति के हरे पेड़ों पर आरी चलाने के मामले में डीएम ने सोलर प्लांट संचालकों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ डीएम ने इस मामले के जांच के आदेश भी दिए हैं। गोडली गांव में तमाम प्रजातियों के करीब 125 पेड़ों को बिना अनुमति के काट दिया गया था। आपको बता दें कि बीते 20 जुलाई को सतपुली के गोडली गांव के ग्रामीणों ने सोलर प्लांट के नाम पर गांव के चारागाह की भूमि पर बिना परमिशन पेड़ काटने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में
दमदेवल रेंज की रेंजर सुची चौहान का कहना है कि उन्होंने पेड़ों के काटने से संबंधित किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी थी और ना ही उनके पास कोई इस संबंध में कोई शिकायत मिली। गोरली क्षेत्र में कुछ जो सोलर प्लांट का स्थापना की जा रही है, वहाँ पर कुछ व्यापारियों के द्वारा जो भी प्लांट से संबंधित थे उनके द्वारा जो है पेड़ों का कटान किया गया है। इसकी सूचना तहसील प्रशासन को और वन विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी जैसे प्राप्त हुआ है, संबंधित स्वामी के विरुद्ध जो है कार्रवाई किया गया है। 2 लाख से अधिक का जुर्माना उनके ऊपर अधिरोपित किया गया है। साथ में प्रकरण की जांच के लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जा रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे और सभी प्रकरण की जांच करेंगे। जो भी उसमें अगर अवैध कटान किया गया है, उसमें अगर कोई दुर्मिल प्रजाति के वन वृक्ष भी काटे गए होंगे तो उसकी भी जांच रिपोर्ट में पुष्टि की जाएगी और उसके अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वहीं अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल की और जिसमें आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इस पूर्वाभ्यास में अल्मोड़ा शहर के 3 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की गई। जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय जनपद आपदा ग्रसित क्षेत्रों में रिस्पांस और अलर्ट रखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया है। जनपद अल्मोड़ा में मॉक ड्रिल आयोजित की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं प्रशासन का। आर्मी के साथ भी इसमें एक हम लोगों ने मीटिंग की थी, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन यदि रियल में उपस्थित होती है जिसमें हमारे अपने संसाधन पर्याप्त नहीं होते तो आर्मी की भी हेल्प की ज़रूरत समय समय पर पड़ती है। और जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं, जो विभिन्न कार्यदायी संस्थाएं हैं, विभिन्न विभाग हैं जिनको आपदा के समय में रिस्पांस करना होता है, उनका आपसी कोऑर्डिनेशन कैसा है इसको चेक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और अब खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां तल्लापुर क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मंदाकिनी समेत सहायक नदियों का वेग उफान में आने के कारण नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है। साथ ही साथ मूसलाधार बारिश से तल्ला नागपुर के अंतर्गत PMGSY के कोल्लू बैंड स्वारी ग्वास मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है और ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है। और अगर समय रहते मोटर मार्ग पर आवाजाही सुचारू करने के प्रयास नहीं किए गए तो फिर क्षेत्र में खाद्यान्न संकट गहरा सकता है। और केदारनाथ यात्रा को लेकर पहाड़ों में लगातार बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं को उत्साह कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आज 1144 श्रद्धालु का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ, जबकि गुरुवार को 2398 लोगों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। कपाट खुलने से लेकर अभी तक 9,53,766 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा भैरव के निकट ऊपरी पहाड़ी से पत्थर गिरने से के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। वहीं भले ही प्रशासन ने चीरबासा भैरव के पास केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन पैदल मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा है। और वहीं मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी टिहरी बाईपास 707A राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्मणपुरी के पास भूस्खलन होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद प्रशासन ने टिहरी बाईपास रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं छोटे वाहनों को भी खतरा हो सकता है। वहीं मसूरी टिहरी बाईपास में भूस्खलन होने की वजह से
और इसकी सूचना मिलने पर मसूरी नायब तहसीलदार भूपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, मसूरी पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम मौके पर पहुंची। मैं यहाँ पर अभी लेबर से मजदूरों से पत्थर रखा दिए सुरक्षा के लिए कि उससे बाहर नहीं जाए और कभी भी रात को खतरा हो सकता है टूट सकती है। तो फिर अभी तो फिलहाल गाड़ियाँ पास हो रही हैं, बारिश नहीं है, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। यदि ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ और धस सकता है। बड़ी गाड़ी में बता दिया हमने कि बाटा घाट में और बड़े वाहन। तो क्या मार्ग को डाइवर्ट भी किया जा सकता है अगर खतरा होता है तो? जी हम हाईवे वालों को इन्फॉर्म कर दिया और वो पहुँचने वाले हैं, उनको हमने डायरेक्शन दी थी कि आप दीवार लगाएं जब तक। और खबर जोशीमठ से है, जहां रैणी गांव के जुगजू गांव में हो रही भूस्खलन के डर से ग्रामीणों ने अब प्राथमिक विद्यालय रैणी में अपना आशियाना बना लिया है। बुधवार रात को हुए भूस्खलन के बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को फिलहाल बरसात में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्राथमिक विद्यालय में रहने की सलाह दी है। ग्रामीण अपने सामानों को लेकर रैणी प्राथमिक विद्यालय में रात गुजारने को मजबूर हैं। लोगों को बचाव हेतु प्राथमिक विद्यालय रैणी में। और वहीं शुक्रवार से 4 दिन तक राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में शुक्रवार से सोमवार तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बादलों के मंडराने के साथ साथ बारिश जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तारीख को जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, और इसी तरह जो हमारे फुटिल के अलोंग के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल है, चंपावत है, तो इनमें कल आप देखेंगे कि भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम तो ज़्यादातर जगहों में बारिश हो रहेगी। इसके अलावा फिर आप जब 30 और 31 तारीख में जाएंगे जुलाई के, तो उसमें भी अच्छी बारिश है, हल्की से मध्यम तो पूरे प्रदेश में है ही है। साथ में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है, तो उसमें जो देहरादून, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें अच्छी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी रेन जो है, जो और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट भी जो अंदर के हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि जो 30 और 31 तारीख को जो है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर 30 और 31 तारीख को भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। और भारत में लक्ष्य को पूरा करने में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने मदद की है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने तो इसमें कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश में सबसे ज्यादा बाघों की घनी आबादी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर 1 पर है। हालांकि राज्य में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। बाघों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले और कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहीं पर भी साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो टाइगर की कॉर्बेट में पाई जाती है। कॉर्बेट में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा भी काफ़ी है। टाइगर की संख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से टूरिज़्म बहुत बड़ा है, लोगों को रोज़गार भी मिला है, इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको टाइगर क्यों बचाना चाहिए और क्यों टाइगर को हमको उनके जो प्राकृतिक जंगल है जिसमें वो पैदा हुए वहीं पर बचाने की ज़रूरत है। ये हमको जानने की बहुत ज़रूरत है कि इस टाइगर की वजह से आज हमको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश ऑक्सीजन या हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो पर्यावरण को नियंत्रण करने की चीज़ें हैं, वो हमको साफ साफ मिल रही हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन को हमें आगे लेके चलना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं वो इंक्रोचमेंट या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के नाम पे इन फॉरेस्ट को नष्ट ना करें। और ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा जब तक कि हम और ज़्यादा कॉरिडोर्स क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए, आज जो है ये ग्लोबल टाइगर डे का जो पर्व है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये अपने बाघों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
और दुनिया भर से यहाँ पर्यटक बाघों का दीदार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ का जो सबसे मुख्य कार्य है वो बाघों का संरक्षण है और उनके लिए उचित जो है हैबिटेट का डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो जो है उनका जो है अच्छी तरह से यहाँ पे विकास हो सके। तो पिछले कई सालों से हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी कार्य यहाँ पर संरक्षण के किए हैं और जो 2018 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ था उसमें यहाँ पर 231 बाघ आए थे, जिनका घनत्व जो है टाइगर रिजर्व के हिसाब से सर्वाधिक है। और देहरादून में सब एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जहां उन्होंने चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण को लेकर सीएम धामी को जानकारी दी है, जिसे लेकर सीएम धामी ने कहा कि चंपावत में आर्मी कैंटीन के विस्तारीकरण से चंपावत और उसके आसपास के इलाकों में सेना से जुड़े लोगों के परिजन को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि चंपावत क्षेत्र के पूर्व सैनिकों की तरफ से चंपावत में कैंटीन की बेहतर सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के चंपावत भ्रमण के दौरान मांग की गई थी। और अब जानकारी कोरोना की, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 334 नए केस सामने आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। कोरोना मरीजों का कुल मिलाकर आंकड़ा 97,032 पहुंच चुका है। संक्रमण से कुल 91,920 मरीज ठीक हुए हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या 1,359 है। तो 24 घंटे में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, ये जानकारी है। देहरादून में 178 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में 70 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 17 नए केस सामने आए हैं। टिहरी की बात करें तो 16 नए केस सामने आए हैं टिहरी में। पौड़ी का अगर आंकड़ा देखेंगे तो 14 नए केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 13 नए केस मिले हैं। अल्मोड़ा में 13 नए केस सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में 3 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना वायरस के। वहीं चमोली की अगर बात करें तो 4 नए केस यहाँ पे सामने आए हैं और रुद्रप्रयाग में 2, उत्तरकाशी में 1 नया मामला कोरोना का सामने आया है। तो 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। 334 नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड में। तो अब जिलेवार आपको आंकड़ा एक बार फिर से बता देते हैं। हरिद्वार में 17 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी में 14 नए मामले सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 13, अल्मोड़ा में 13, पिथौरागढ़, बागेश्वर में 3 नए केस मिले। और इन खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।